नमस्कार। पिछली क्लास में हमने वस्त्रोपयोगी रेशों यानी टेक्सटाइल फाइबर्स की प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्राथमिक विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वस्त्रोपयोगी रेशों की द्वितीयक विशेषताएं यानी सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़। इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात आप वस्त्रोपयोगी रेशों के कुछ द्वितीयक गुणों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और रेशों को उनके द्वितीयक गुणों के आधार पर विशिष्ट उपयोग हेतु पहचानना और चयन किया जाना संभव हो सकेगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि द्वितीयक गुण होते क्या हैं। ऐसे गुण जो वस्त्र में कोई विशेष उसकी उपयोगिता को बढ़ाते हों या किसी तरह का उसमें सौंदर्य या अपीयरेंस पर कोई इफ़ेक्ट डालते हों, इस तरह के गुण कहलाते हैं द्वितीयक गुण। इनको एसेंशियल नहीं कहा जा सकता, आवश्यक नहीं कहा जा सकता। ये हों तो वस्त्र में, बनने वाले वस्त्र में कुछ अच्छे गुण स्वतः ही आ जाते हैं, इसलिए इनको वांछनीय गुण कहा जाता है। यानी ये हों तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी रेशे से धागा बन जाएगा और धागे से वस्त्र बनाना संभव है, किंतु ये हो तो कुछ न कुछ अच्छा, उसमें अच्छे गुणों का समावेश वस्त्र के अंदर हो जाता है। तो जिन द्वितीय गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे वो हैं प्रत्यास्थता तथा प्रसरण, प्रतिस्कंदता व सलवट प्रतिरोधकता, अवशोषण क्षमता तथा आर्द्रता प्रतिधारण, घनत्व तथा विशिष्ट गुरुत्व, घर्षण प्रतिरोधकता, भौतिक आकार व आकृति, सूक्ष्मता, कोमलता, रंग, चमक, कठोरता, दृढ़ता, क्रिम्प, सरंध्रता, केशिकत्व और वर्तिकत्व, गर्माहट, स्थायित्व, ज्वलनशीलता, ताप सुनम्यता एवं अन्य तापीय विशेषताएं, स्थिर विद्युत संचालकता एवं स्थिर विद्युत प्रतिरोध, कीड़े तथा सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रतिरोध, शोधक पदार्थों, विलायकों और संक्षारक रसायनों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, वातावरणीय परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता तथा व्यावसायिक उपलब्धता। ये बहुत सारे गुण हैं जो रेशों में हों तो अच्छा रहता है, वांछनीय गुण होते हैं। आज हम इनमें से कुछ गुणों का अध्ययन विस्तारपूर्वक करेंगे। सबसे पहली विशेषता जो हम लेने जा रहे हैं अध्ययन के लिए वो है प्रत्यास्थता तथा प्रसरण क्षमता, इलास्टिक रिकवरी एंड इलोंगेशन। प्रत्यास्थता का मतलब है जब भी हम किसी रेशे को खींचते हैं, खींचने पर वो खिंच जाए, और जब हम उस खिंचाव या तनाव को हटा दें, उस बल को हटा दें जिसे हम खींच रहे हैं, उस बल को हटाने पर वो पुनः अपनी मूल लंबाई को प्राप्त कर ले। अब क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम रेशों से धागे बनाते हैं या धागों से वस्त्र बनाते हैं, उन सभी प्रक्रियाओं में रेशों पर और धागों पर बहुत अधिक बल का प्रयोग किया जाता है। उनमें तनाव, खिंचाव, मोड़ना, ये सारी प्रक्रियाएं बहुत ज़्यादा उपयोग में ली जाती हैं। तो कई तरह के तनाव और रगड़ को, खिंचाव को रेशों को सहन करना पड़ता है। तो अगर तनाव लगाने पर रेशा खिंच जाए और वापस अपनी मूल लंबाई में नहीं आए, तब तो क्या होगा, जो भी कपड़ा हम बनाएंगे या वस्त्र, जो भी हम वस्त्र या उससे परिधान बनाएंगे, उसका आकार ही बदल जाएगा। छोटा कपड़ा है वो फैल करके बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें प्रत्यास्थता की क्षमता है यानी बल हटाने पर वो अपनी मूल लंबाई पर आ जाता है, तो इसका मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई स्थिर रहेगी, वो बदलेगी नहीं। यह रेशों का वह गुण है जो उन पर लगाए गए किसी भी बल के कारण विकृत होने के पश्चात बल हटाने पर अपने मूल आकार में आने की क्षमता को प्रकट करता है। यानी बल लगाने पर विकृत तो होता है, जैसा आप ये इमेजेस में देख रहे हैं, खींचने पर खिंचता तो है, टूटता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, इम्पोर्टेंट बात है कि रेशा खींचने पर टूटे नहीं, ठीक है। और लेकिन
बल हटाने के बाद वापस अपनी मूल लंबाई को प्राप्त कर ले, जैसा था वैसा ही हो जाए। जैसे आप लोग इलास्टिक देखते हैं, बहुत सारी जगह पर इलास्टिक का यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब आप उसको खींचते हैं तो वो खिंच जाती है, लेकिन जैसे ही आप अपने उस खिंचाव को हटाते हैं वो वापस अपनी मूल लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं। तो इलास्टिक का नाम इलास्टिक रखा ही इसलिए गया है क्योंकि उसमें ये इलास्टिसिटी की यानी प्रत्यास्थता की का गुण या ये विशेषता उसके अंदर होती है। अधिक प्रत्यास्थता किसी भी रेशे का वांछित गुण है ताकि वह धागे और वस्त्र निर्माण के समय लगने वाले तनाव, दबाव और खिंचाव को सहन कर सके और उससे बने हुए वस्त्र के साथ भी कि उसके उपयोग के समय उसका आकार बिगड़े नहीं। अच्छी प्रत्यास्थता वस्त्र के विकृत स्वरूप से अच्छी रिकवरी को दर्शाती है, यानी जब हमने उसके स्वरूप को बिगाड़ दिया है, उसको खींच दिया है, उससे वो कितना रिकवर कर पाता है, ये ही प्रत्यास्थता है। इसको अब हम एक उदाहरण से समझते हैं कि हम अगर 100 सेंटीमीटर धागा है या रेशा है, जब हम उसको खींचते हैं, उस पर बल लगाते हैं, तो खींचने पर वो 110 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इसको जब हम लेबोरेटरीज में करते हैं या प्रैक्टिकल इसको करते हैं तो उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट होता है कि कितना बल कितने समय के लिए लगाया जाना है। तो उस निर्धारित समय पर और निर्धारित बल को लगाने पर अगर वो रेशा या धागा 100 सेंटीमीटर से खिंच करके 110 सेंटीमीटर हो जाता है और अगर हम उस भार को हटा देते हैं तो वो वापस से अगर 100 सेंटीमीटर आ जाता है, इसका मतलब उसकी इलास्टिक रिकवरी यानी प्रत्यास्थता 100% है, जितना पहले था उतना ही है। लेकिन अगर वो 102 सेंटीमीटर, 103 सेंटीमीटर या ज़्यादा जो भी 100 सेंटीमीटर से अगर अधिक है तो इसका मतलब उसमें प्रत्यास्थता है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, 100% नहीं है। जैसा इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि रेशे को हमने होल्डर में लगाया है रेस्ट पर और जब हमने उसको खींचा तो वो खिंच गया और ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है। जब आप इस पर से दबाव हटा लेते हैं तो फिर वो अपनी मूल लंबाई को प्राप्त कर लेगा। कोई भी रेशा टूटने से ठीक पहले तक जितनी लंबाई तक प्रसारित हो सकता है या खिंच सकता है वह उसकी प्रसरण क्षमता कहलाती है, यानी इलोंगेशन कहलाता है। जब हम किसी भी रेशे पर बल लगाते हैं और उसको खींचते हैं तो एक स्टेज ऐसी होती है जहाँ तक वो उस खिंचाव या तनाव को सहन कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो टूट जाता है। तो टूटने से जस्ट पहले जितना उसने अपने आप को लंबा किया है या जितना वो लंबा हुआ है वो उसकी प्रसरण क्षमता इलोंगेशन कहलाती है। जैसे अगर खिंचने से पहले 100 सेंटीमीटर का रेशा 110 सेंटीमीटर हुआ तो ये जो 10 सेंटीमीटर है एक्स्ट्रा, ये इसका इलोंगेशन है। इसको परसेंटेज में प्रतिशत के रूप में नाप दिया जाता है। प्रत्यास्थता और प्रसरण क्षमता सामान्य रूप से वस्त्र या रेशे पर जो भी खिंचाव लगाया गया है उसकी मात्रा पर और उसकी अवधि पर, साथ ही रिकवरी के लिए कितना टाइम दिया गया है इस पर भी निर्भर करती है। क्योंकि कुछ रेशे ऐसे होते हैं जिन पर अगर हम तनाव या खिंचाव लगाते हैं, खिंच जाते हैं, लेकिन तनाव हटाने पर वो अपनी मूल लंबाई को प्राप्त नहीं करते, पर उस समय पर नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे वापस वो अपनी मूल लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं। तो कितना बल लगाया गया है, कितने समय के लिए लगाया गया है और रिकवरी के लिए उसको कितना समय दिया गया है, ये सभी चीज़ें प्रत्यास्थता को प्रभावित करती हैं। ऊन, पॉलिएस्टर और नायलॉन, इन रेशों की प्रत्यास्थता बहुत अच्छी होती है, जबकि प्राकृतिक रेशे विशेष रूप से सेल्यूलोजिक रेशे जैसे रेयॉन, कपास और लिनन, इनकी प्रत्यास्थता काफ़ी कम होती है। इसीलिए बॉडी फिट या स्ट्रेचेबल गारमेंट्स बनाने के लिए ऊनी या संश्लेषित रेशों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। दूसरा गुण है प्रतिस्कंदता तथा सलवट प्रतिरोधकता, रेजिलियंसी एंड क्रीज रिकवरी। रेशे या वस्त्र का वह गुण जिसके कारण उन पर किसी प्रकार का भौतिक तनाव डालने से उनमें कोई भी विकृति आ जाए, जैसे वो दब जाएं, खिंच जाएं,
मुड़ जाएं, उनमें ऐंठन आ जाए या सलवटें पड़ जाएं। लेकिन जैसे ही हम वो दबाव हटाते हैं या तनाव हटाते हैं तो फिर वापस से वो अपने मूल आकार में आ जाएं, उसी आयतन और स्थिति को प्राप्त कर लें, तो यह प्रतिस्कंदता कहलाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप ऊनी कोई भी कपड़ा है, स्वेटर है, उसको एक बार दबाएं। दबाने पर क्या होगा, जितना आप दबाना चाहते हैं वो दब जाएगा, लेकिन जब आप उस पर से उस दबाव को हटाते हैं तो वापस से उतना ही मोटा, लंबा और चौड़ा हो जाएगा, यानी उसी आयतन को प्राप्त कर लेता है। सामान्य रूप से अच्छी प्रत्यास्थता अच्छी प्रतिस्कंदता का भी प्रतीक है, यानी अगर किसी में खींचने की क्षमता अच्छी है तो नॉर्मली उसकी आयतन को प्राप्त करने की क्षमता भी अच्छी होगी। एक अच्छे प्रतिस्कंद वस्त्र की सलवट प्रतिरोधकता अच्छी होती है, क्योंकि सलवटें कब पड़ती हैं, जब किसी भी वस्त्र पर कोई भी तनाव या दबाव लगाया जाता है तो वो उस स्थान से उसके रेशे या धागे मुड़ जाते हैं और जिसकी वजह से सलवटें पड़ जाती हैं, क्रीज बन जाती हैं। अगर सलवट प्रतिरोधकता अच्छी है तो उसमें क्रीज नहीं बनेगी, यानी प्रत्यास्थता अगर अच्छी है तो सलवट प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होगी। और वस्त्र को जब भी हम पहनते हैं, उपयोग करते हैं या उसको धोते हैं तो उसमें सलवटें आसानी से समाप्त हो जाएंगी और उनको प्रेस करने की यानी इस्त्री करने की ज़रूरत कम पड़ती है और वो देखने में आकर्षक बने रहते हैं। प्रतिस्कंदता के गुण के कारण धागे और वस्त्र अपने आकार और आकृति को बनाए रखते हैं, शरीर पर सुंदर तरीके से या सुंदरता के साथ ड्रेप करते हैं और सिकुड़ते नहीं हैं, मतलब शरीर पर वो इधर उधर चिपकते नहीं हैं। जिस फॉर्म में आपने उसको बनाया है, अगर वो गैदर्ड है या शरीर को फिटिंग करने वाला है तो जैसा है वैसा ही रहता है, उसका शेप चेंज नहीं होता कि आपने बॉडी फिटिंग बनाया है तो वो लूज़ हो गया या उसकी जो चुन्नटें हैं, गैदर्स हैं, वो अपनी जगह से हट गई हैं, इस तरह का उसमें नहीं होगा अगर अच्छी प्रतिस्कंदता है तो। अच्छी प्रतिस्कंदता वाले वस्त्रों के रखरखाव में समय भी कम लगता है और श्रम भी कम लगता है और खर्चा भी कम होता है, क्योंकि आपको उसको धोने के बाद में प्रेस नहीं करना है तो एनर्जी भी बचती है, टाइम भी बचता है और खर्चा भी कम होता है। साथ ही साथ इनका विमितीय स्थायित्व, विमाएँ यानी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, तो ड्रेस का क्या साइज़ है, जो भी परिधान आप पहन रहे हैं उसका क्या साइज़ है, वो साइज़ चेंज नहीं होगा। अगर आपने मीडियम साइज़ की ड्रेस ली है तो वो मीडियम ही रहेगी, स्मॉल नहीं हो जाएगी, और अगर स्मॉल साइज़ की ड्रेस है तो वो फैल करके मीडियम पर नहीं जाएगी। तो जिस भी तरह की, जिस आकार का आपका परिधान है वो उसी आकार को मेंटेन किए रहता है अगर रेशे की प्रतिस्कंदता अच्छी हो तो। पॉलिएस्टर, नायलॉन और ऊन के रेशों में बहुत अच्छी प्रतिस्कंदता होती है, इसलिए उसमें सलवटें जल्दी से नहीं पड़ती, जबकि कपास, रेशम, लिनन, रेयॉन, इन रेशों के बने हुए वस्त्रों की प्रतिस्कंदता कम होती है तो इनमें सलवटें जल्दी पड़ जाती हैं, कुछ में अपने आप लेकिन समय के साथ में ठीक हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी रेशे हैं जिनमें आपको अच्छे से गर्म प्रेस करना ज़रूरी हो जाता है, यानी इस्त्री करने की ज़रूर आवश्यकता पड़ती है। प्राकृतिक रेशों में ऊनी रेशा ही ऐसा है जिसकी प्रतिस्कंदता बहुत अच्छी होती है, इनकी स्प्रिंगिंगनेस भी बहुत अच्छी होती है। आपने देखा होगा दबा करके, ऊन के गोलों को आप दबा करके देखिए, स्प्रिंग की तरह, जैसे आप स्प्रिंग को दबाते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो उसी तरीके का व्यवहार ऊन के रेशों का होता है, जिसका को आप प्रैक्टिकली ऊन के गोले को दबा करके चेक कर सकते हैं। और इसी गुण के कारण उसमें इनका प्रयोग कालीन वगैरह बनाने के लिए, जिसमें थोड़ा उभार या उठाव चाहिए होता है, इस तरह के बनाने के लिए काम में लिया जाता है। अगली विशेषता है अवशोषकता तथा आर्द्रता प्रतिधारण, एब्जॉर्बेंसी एंड मॉइस्चर रिगेन। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। किसी भी रेशे की नमी ग्रहण करने की क्षमता को उसकी अवशोषण क्षमता या अवशोषकता कहा जाता है और इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। भौतिक संरचना पर और रासायनिक विशेषताओं पर निर्भर करती है यह, और इसके साथ साथ जिस वातावरण में वो रेशा है उसमें कितनी नमी है और वहाँ
तापमान क्या है इस पर भी निर्भर करता है। मतलब रेशे पर अगर पानी डाला जाए तो कितना वो अवशोषित करेगा, ये उसका आर्द्रता प्रतिधारण है। तो क्योंकि आप जानते हैं जिस भी वातावरण में हम रहते हैं वहाँ पर कुछ मात्रा वाष्प की हमेशा होती है या जल की हमेशा होती है, तो वातावरण से कितने नमी को या जल को वो अवशोषित कर सकता है, ये उसकी आर्द्रता प्रतिधारण कहलाती है। रेशे द्वारा ग्रहण की गई नमी की मात्रा वातावरण की सापेक्ष नमी यानी आर्द्रता में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। यानी अगर मौसम सूखा है तो रेशा कम नमी को अवशोषित करेगा, और अगर मौसम बरसात का है या हवा में नमी ज़्यादा है तो रेशा नमी को ज़्यादा ग्रहण करता है। और इसको नापने के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, जैसे निर्धारित ताप है कि 70 डिग्री फ़ारेनहाइट या 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर स्टैंडर्ड कंडीशन बनाई जाती हैं कि वातावरण में 65% अगर नमी है तो इस स्थिति में वो वायु में से कितनी नमी को अवशोषित कर लेता है, यह क्षमता उसकी अवशोषण क्षमता या आर्द्रता प्रतिधारण कहलाती है। इसको नापते हैं, इसकी परसेंटेज जो निकालते हैं कि नमी रहित जब था, रेशा एकदम सूखा रेशा था या सूखा वस्त्र था, उस समय पर उसका कितना भार था और कितनी नमी को उसने अवशोषित किया, तो ये अनुपात निकाला जाता है। इसकी एक सैचुरेशन या संतृप्ति की अवस्था होती है, और वो कब आती है, जब वातावरण में 95 से 100% सापेक्ष नमी हो। यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में तो 65% है, लेकिन अगर वातावरण में 95 से 100% नमी हो तो ऐसी स्थिति में वायु में से कितनी नमी को वो अवशोषित कर लेता है, वो कहलाता है सैचुरेशन रिगेन या संतृप्ति प्रतिधारण। अब हम इसके फॉर्मूले देखते हैं। अवशोषण क्षमता यानी नमी की मात्रा, ये प्रतिशत रूप में होती है अवशोषित नमी का भार डिवाइडेड बाय वस्त्र या रेशे का कुल भार इंटू 100। मतलब अगर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, रेशे का कुल भार 110 ग्राम है और उसमें से अवशोषित नमी का भार 10 ग्राम है, तो अवशोषण क्षमता होगी 10, माने रेशे का अगर पहले भार था 100 ग्राम और नमी अवशोषित करने के बाद वो हो गया 110 ग्राम, तो नमी का भार कितना हुआ 10 ग्राम और डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, ये कहलाता है अवशोषण क्षमता। और आर्द्रता प्रतिधारण जो हम नापते हैं वो होती है उसके सूखे रेशे का भार। यानी इसी एग्जाम्पल में हम देखें तो अवशोषित नमी का भार है 10 ग्राम, उसको डिवाइड करेंगे सूखे वस्त्र या रेशे का भार यानी 100 ग्राम से इंटू 100। रेशों की अवशोषण क्षमता या नमी सोखने की क्षमता, ये वस्त्र निर्माण के लिए जितनी भी वेट प्रोसेसिंग यानी गीली प्रक्रियाएं होती हैं उन सभी से सीधे संबंधित है और उन सभी को प्रभावित करती है। जैसे रंगाई, उसकी परिसज्जा, और जब हम उसको काम में भी लेते हैं तब भी उसकी धुलाई, सुखाने की प्रक्रिया, उसमें होने वाली सिकुड़न आदि, ये सभी चीज़ें अवशोषण क्षमता से प्रभावित होती हैं और अवशोषण क्षमता उस पर सीधे सीधे असर डालती है। स्टेपल रेशे यानी जो कम लंबे रेशे होते हैं, छोटे वाले, वो फिलामेंट रेशों की अपेक्षा अधिक अवशोषक होते हैं क्योंकि वो बहुत सघन नहीं होते, घने नहीं होते, और उनके बीच बीच में खुले स्थान होते हैं और स्पंज जैसी संरचनाएं बनाए रखते हैं वो धागे के अंदर भी और वस्त्र के अंदर भी। क्योंकि उसमें कंटिन्यूअस लेंथ नहीं होती तो बीच बीच में स्पेसेस काफ़ी बन जाते हैं और उन स्थानों पर नमी अवशोषित हो जाती है। इसीलिए जब भी हम धुलाई करते हैं तो अगर स्टेपल रेशे से बना हुआ धागा और उससे बना हुआ वस्त्र है तो उसमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। आप जानते हैं कपास का रेशा यानी सूती कपड़ा, सबसे ज़्यादा सिकुड़न उसमें होती है, बहुत ज़्यादा सिकुड़ते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ही क्योंकि वो नमी को अवशोषित कर लेते हैं तो उनको सूखने में भी समय ज़्यादा लगता है। जबकि ऐसे रेशे जिनमें आर्द्रता प्रतिधारण कम हो तो वो नमी को अंदर तक नहीं ले जाते हैं, इसीलिए
धुलाई के समय पर सिकुड़ते भी कम हैं और बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं, सूखने में भी उनको बहुत समय नहीं लगता। अवशोषण क्षमता अगर अच्छी है तो नमी युक्त जो भी दाग धब्बे हैं वो भी कपड़ों पर जल्दी लग जाते हैं और आसानी से छूटते नहीं हैं, जबकि संश्लेषित रेशे जिनमें अवशोषकता की कमी होती है, बहुत अभाव होता है, उनमें इसीलिए दाग धब्बे आसानी से नहीं लगते और उनको साफ करना, धोना और सुखाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन क्योंकि जो वस्त्र हम पहनते हैं वो हमारे शरीर से निकलने वाले वाष्प को यानी पसीने को सोख लें तो वो हमारे शरीर के लिए आरामदायक होते हैं। इसीलिए जिन रेशों की या वस्त्रों की आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता अच्छी होती है वो पहनने में आरामदायक होते हैं, और जिनकी अवशोषण क्षमता अच्छी नहीं होती वो पहनने में आरामदायक नहीं होते, क्योंकि जो पसीना निकलेगा वो शरीर पर ही चिपका रहेगा तो शरीर पर गीलेपन का एहसास होगा, और अगर अच्छा अवशोषक है तो वो अपने अंदर पसीने को सोख लेता है। आर्द्रता प्रतिधारण का गुण परिधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे शरीर से त्वचा के माध्यम से निकलने वाला पसीना वस्त्र में अवशोषित होकर शीघ्र ही हवा में वाष्पित हो जाता है और इससे पहनने वाले को गीलेपन का एहसास नहीं होता। सूती और रेयॉन वस्त्र की अवशोषण क्षमता बहुत अच्छी होती है और इसीलिए ये गर्मियों में पहनने के लिए उपयुक्त होते हैं, जबकि संश्लेषित रेशों से यानी जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, इनसे बने हुए रेशों से जो वस्त्र बनते हैं वो नमी को सोखते नहीं हैं और इसीलिए पसीने को अवशोषित नहीं करते, तो गर्मियों में विशेष रूप से ये बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं, त्वचा से चिपके रहते हैं और त्वचा पर खुजली या कई अन्य बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। आर्द्रता प्रतिधारण का गुण वस्त्र की मजबूती को प्रभावित करता है, उसके विमितीय स्थायित्व को यानी उसका साइज मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा, और भी बहुत सारी विशेषताओं को, जैसे उसकी क्या यांत्रिक गुण हैं, वैद्युत गुण क्या हैं और घर्षण संबंधी जो विशेषताएं हैं उनको भी प्रभावित करती है। मानवकृत जो रेशे हैं उनमें रेयॉन का रेशा होता है जो आर्द्रता को सर्वाधिक अवशोषित करके रख सकता है। जितने भी तौलिए, रुमाल, नैपकिन या पोंछने में काम आने वाले कपड़े होते हैं इन सभी में अवशोषण क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वो नमी के साथ ही गंदगी को साफ कर लें, जबकि जो वस्त्र बारिश से बचने के लिए होते हैं जैसे रेनकोट, छाता, इनकी अवशोषण क्षमता 0 होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ताकि पानी इनके आर पार नहीं जा सके और ये हमें बारिश से बचा सकें। कुछ प्रमुख रेशों की आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता इस टेबल में दी गई है और इससे स्पष्ट है कि रेयॉन नमी को सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है, अपने वजन का 90 से 95% तक अवशोषित कर लेता है। यानी अगर 100 ग्राम रेशा है तो वो नमी को 190-95 ग्राम होने तक, वजन होने तक अवशोषित कर सकता है। उसके बाद सेकंड नंबर एब्जॉर्बेंसी आती है कपास की, ये भी बहुत अच्छा अवशोषक है। और नेक्स्ट नंबर है ऊन का, जबकि आप देख रहे हैं जो संश्लेषित रेशे हैं जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, इनकी अवशोषण क्षमता बहुत ही कम है। इन 3 इमेजेस के माध्यम से आप देख सकते हैं, जो बीच वाली इमेज है बी, इसमें आप देख रहे हैं कपड़े के ऊपर पानी की बूंदें डाली गई हैं, वो एज इट इज़ बिल्कुल गोल बनी हुई हैं। इसका मतलब इस वस्त्र की अवशोषण क्षमता 0 है या बहुत कम है, कि इसके अंदर पानी की बूंद बिल्कुल भी अवशोषित नहीं हुई है। डायग्राम ए के अंदर आप देखेंगे बूंद कुछ हद तक वस्त्र के अंदर अवशोषित हुई है, और जो सी डायग्राम है उसमें आप देखेंगे ये बूंद काफ़ी फ्लैट हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा हिस्सा इस पानी का वस्त्र के अंदर अवशोषित हुआ है। तो इस प्रकार से हम अवशोषण क्षमता को इन इमेजेस के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगला गुण है घनत्व तथा विशिष्ट गुरुत्व, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये दोनों गुण वस्त्र के भार का निर्धारण करते हैं, वस्त्र कितना भारी है या हल्का कैसा बनेगा। वस्त्र के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है और इसे
ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर की इकाई से नापा जाता है। मतलब किसी भी रेशे या वस्त्र का जो द्रव्यमान है उसकी एक इकाई आयतन के लिए कितना है। जैसे अगर हम इसको एक कपड़े के एग्जाम्पल से, वस्त्र के एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई वस्त्र का एक बंडल बना हुआ है कपड़े का, उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। आप रेशे का भी मान सकते हैं, वस्त्र का भी मान सकते हैं। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें ही 1-1 सेंटीमीटर हैं। उस समय उसका कितना द्रव्यमान आता है या उसका भार कितना है, रफली आप इसको भार भी कह सकते हैं, उसका वजन कितना है, तो उस वजन को ही घनत्व कहा जाता है। इकाई आयतन यानी लंबाई भी 1 इकाई हो, 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो। जब तीनों ही चीज़ें 1-1 सेंटीमीटर हैं, उस समय पर कितने ग्राम द्रव्यमान है वो उसका घनत्व कहलाएगा। विशिष्ट गुरुत्व किसी रेशे या वस्त्र के द्रव्यमान और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के समान आयतन के द्रव्यमान का अनुपात होता है। मतलब उस 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के जिस आयतन का जितना द्रव्यमान होगा उसके अनुपात में रेशे का कितना द्रव्यमान है उसी आयतन का, ये विशिष्ट गुरुत्व कहलाता है। ये विशिष्ट गुरुत्व या घनत्व वस्त्र के उपयोग के लिए कहाँ पर उसको काम में लिया जाना है, किस प्रयोग में लिया जा सकता है, उसके प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस के लिए उसकी धुलाई प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे अगर रेशे का विशिष्ट घनत्व 1 से कम है यानी वो जल से हल्का है, तो क्या होगा, जब हम उसको धोएंगे तो कपड़ा पानी में डूबेगा ही नहीं, पानी पर तैरता रहेगा। तो ना तो हम उसको धो सकते हैं और वैसे भी जब उसकी को बनाया जाता है वस्त्र को तो उसकी रंगाई, उसकी और वेट प्रोसेसिंग भी बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे ओलिफिन का रेशा होता है, इसका घनत्व 1 से कम होता है, तो इसको धोना, इसको डाई करना, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। जो वस्त्र कम घनत्व वाले रेशों से बने होते हैं वो वजन में हल्के होते हैं, जबकि जिन रेशों का घनत्व ज़्यादा है उनसे बनने वाले वस्त्र भी भारी होंगे। हल्के वस्त्र सामान्य रूप से पहनने में सुविधाजनक होते हैं क्योंकि शरीर पर वजन नहीं लगता, जबकि भारी वस्त्र आप जब उनको पहनेंगे तो कंधों पर, हाथों पर बहुत ज़्यादा वजन महसूस होता है। ये असुविधाजनक होते हैं और ख़ास करके उन जगहों पर जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ठंड से बचने के लिए आपको ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत है, मोटे कपड़ों की ज़रूरत है। तो अगर भारी रेशे से मोटे कपड़े बनाए जाएं, जैसे पुराने समय पर चलते थे कंबल और कोट, याद करें आप, तो बहुत भारी होते थे जिनको पहनना उठाना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन आजकल उसकी जगह पर हल्के रेशों का प्रयोग किया जाता है, तो मोटे मोटे वस्त्र भी कम वजन वाले होते हैं, तो इसलिए काफ़ी सुविधाजनक होता है उनको पहनना। और इसीलिए इस तरह के कम वजन वाले रेशों से बने हुए कोट, जैकेट्स, कंबल वगैरह ये आजकल ज़्यादा प्रचलन में भी हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं। हल्के रेशों की कवरिंग पावर यानी क्षेत्र क्षमता भी अधिक होती है, यानी कम वजन में वो ज़्यादा क्षेत्रफल को ढक सकते हैं या ज़्यादा स्थान को ढक सकते हैं। अब आप इस सूची में देख सकते हैं रेशों का विशिष्ट गुरुत्व, और इससे स्पष्ट है अंगोरा बहुत ही कम इसका विशिष्ट घनत्व है या विशिष्ट गुरुत्व है, यानी ये बहुत हल्का रेशा है। अंगोरा बहुत ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवरों के बाल से बनता है, तो ये गर्मी बहुत ज़्यादा देता है कम वजन में भी। और जबकि इसमें आप देख रहे हैं ग्लास सबसे भारी है, बहुत ही भारी रेशा है, तो इससे पहनने के वस्त्र बनाना व्यवहारिक नहीं है क्योंकि इतने वजन को कोई भी सहन नहीं कर सकता। जबकि नायलॉन, पॉलिएस्टर वगैरह ये रेशे जो हैं वो तुलनात्मक रूप से काफ़ी हल्के हैं, कम विशिष्ट गुरुत्व वाले हैं, तो इनसे कम वजन के वस्त्रों को बनाया जाना संभव होता है। जो आज हमने पढ़ा उसको हम इस तरीके से समराइज कर सकते हैं कि प्रत्यास्थता रेशों का वह गुण है जो उन पर लगाए गए किसी बल के कारण विकृत होने के पश्चात बल हटाने पर अपने मूल आकार में आने की क्षमता है। रेशे या वस्त्र का वह गुण
जिसके कारण उन पर किसी प्रकार का भौतिक तनाव डालने पर उनमें किसी भी प्रकार की विकृति जैसे दबाव, खिंचाव, मुड़ाव, ऐंठन या सलवटें आदि पड़ जाएं और कुछ समय के पश्चात दबाव हटाने पर वे अपने मूल आकार, आयतन और स्थिति को प्राप्त कर लें तो यह प्रतिस्कंदता कहलाता है। किसी भी रेशे की नमी ग्रहण करने की क्षमता को उसकी अवशोषण क्षमता कहा जाता है। 70 डिग्री फ़ारेनहाइट और 65% आर्द्रता की परिस्थितियों में रेशे द्वारा वायु में से नमी की मात्रा को अवशोषित करने की क्षमता को ही उसकी आर्द्रता प्रतिधारण कहा जाता है। वस्त्र के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं और विशिष्ट गुरुत्व किसी रेशे या वस्त्र के द्रव्यमान और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के समान आयतन के द्रव्यमान का अनुपात होता है। तो आज हमने जिन 4 गुणों के बारे में पढ़ा है, प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता, अवशोषण क्षमता और घनत्व, इससे संबंधित प्रश्न जो आपको करने हैं और मुझे भेजने हैं। प्रश्न पहला है, प्रत्यास्थता से आप क्या समझते हैं? वस्त्रों में प्रत्यास्थता का गुण क्यों होना आवश्यक है? सेकंड, रेशों में प्रतिस्कंदता को परिभाषित करते हुए रेशों और वस्त्रों के लिए प्रतिस्कंदता का महत्व स्पष्ट कीजिए। अवशोषण क्षमता तथा आर्द्रता प्रतिधारण की परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। अवशोषकता वस्त्र के किन किन गुणों को प्रभावित करती है, समझाइए। और लास्ट क्वेश्चन है, घनत्व किसे कहते हैं? कम घनत्व वाले रेशों का वस्त्र निर्माण के लिए क्या महत्व है? ये सभी प्रश्न पहले आप पूरे चैप्टर को सुनें, देखें, समझें और इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में ज़रूर लिख कर के हल करें। इस वीडियो के अंदर जो भी इमेजेस ली गई हैं उसके लिए हम गूगल इमेजेस के धन्यवाद करते हैं। तो आप वीडियो को देखते रहें, इससे सीखते रहें और इसको शेयर